नमस्कार, मैं बबली रीना साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट, देव संस्कृति कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, खपरी धमधा रोड, दुर्ग से। हमारा आज का टॉपिक है शिक्षण व्यवसाय का नारीकरण। चलिए देखते हैं शिक्षण व्यवसाय का नारीकरण। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं रूपरेखा। प्रस्तावना। शिक्षण व्यवसाय के नारीकरण से तात्पर्य महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने के कारण, महिलाओं को शिक्षण व्यवसाय हेतु अधिक उपयुक्त मानने के कारण, महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने से लाभ, शिक्षण व्यवसाय में स्त्रियों को प्रोत्साहित करने हेतु सुझाव, निष्कर्ष। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। बालक की प्रथम पाठशाला घर होता है और उसकी प्रथम शिक्षिका उसकी माता होती है। अतः औपचारिक शिक्षा में भी जब स्त्रियों को अवसर प्राप्त हुए तो वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हुए। खासतौर पर प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने में महिला शिक्षिका अधिक उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि बच्चे उनमें माँ की छवि और ममता को महसूस करते हैं, जिससे विद्यालयी जीवन की प्रारंभिक कठिनाइयों को पार करना उनके लिए सरल हो जाता है। मतलब ये है कि बच्चा जो है घर में हमेशा 24 घंटे अपने माता के साथ रहता है, और जब वो स्कूल में आता है और स्कूल में जब वो एक पुरुष टीचर को देखता है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा सहम जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके सामने एक महिला टीचर आती है तो वो सहज हो जाता है, और उसमें वो अपनी माँ की परछाई देखकर वो क्या करता है, क्लासरूम में या स्कूल में रहने के लिए अपनी मंजूरी दे देता है और एक सहजता के साथ में अपना स्कूली जीवन स्टार्ट करता है। अब हम देखते हैं शिक्षण व्यवसाय के नारीकरण से तात्पर्य। शिक्षण व्यवसाय के नारीकरण से तात्पर्य है कि शिक्षण व्यवसाय में अधिक से अधिक महिलाओं की नियुक्ति हो रही है और शिक्षण व्यवसाय धीरे धीरे महिलाओं के लिए आरक्षित हो रहा है। जैसा कि पहले जो है शिक्षण व्यवसाय जो था वो किसके लिए था, पुरुष ही दिखाई देते थे शिक्षा के क्षेत्र में। अब लेकिन अब ऐसा हो गया है, बाल केंद्रित शिक्षा जब से स्टार्ट हुआ है तब से उसमें महिलाओं की नियुक्ति अधिक की जा रही है, क्योंकि वो जो महिलाएं रहती है बालकों की जो मानसिकता को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, और वो इस कारण से महिलाओं की नियुक्ति जो है शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक हो रही है। और शिक्षण व्यवसाय जो है शिक्षा विभाग में आप लोग भी देख रहे होंगे, अधिक से अधिक जो है महिला ही रहती हैं, पुरुषों की संख्या कम होती जा रही है। यही जो है शिक्षण व्यवसाय का नारीकरण। अब हम देखते हैं महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने के कारण। मतलब इससे पहले तक पुरुष ही क्षेत्र में कार्यरत थे, लेकिन अब जो है महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत अधिक आने लग गई हैं। तो वो उसकी वजह क्या है, आखिर कारण क्या है जो महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत अधिक आ रही हैं, उसको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं महिला साक्षरता दर में वृद्धि। भारतीय जनगणना के आंकड़ों को देखने पर स्पष्ट होता है कि महिला साक्षरता जो कि 1951 में 8.9% था, जो कि बढ़कर 2011 में 64.6% हो गया। जैसे जैसे महिला साक्षरता का प्रतिशत बढ़ेगा वैसे वैसे महिलाओं का शिक्षण व्यवसाय में आना स्वाभाविक है। शिक्षण व्यवसाय तथा साक्षरता का प्रत्यक्ष संबंध है। जैसे साक्षरता बढ़ेगी वैसे महिला शिक्षकों की संख्या भी बढ़ेगी। मतलब ये है कि महिला जैसे जैसे शिक्षित होते जाएंगी और शिक्षण व्यवसाय में उनकी संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दूसरा हम देखते हैं जेंडर भाव। शिक्षण व्यवसाय में ममता, प्रेम, धैर्य एवं सहनशीलता इत्यादि गुणों की आवश्यकता होती है, तथा यह माना गया है कि उक्त सभी गुण पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होते हैं। हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर महिला शिक्षकों की संख्या अन्य स्तरों की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब जो महिलाओं में जो दया भाव रहता है, जो प्रेम की भावना रहती है, वो अधिक होती है पुरुषों की अपेक्षा, है ना। इस कारण से महिलाओं के जो शिक्षण व्यवसाय में, अगला देखते हैं छुट्टी की संख्या अधिक होने के कारण। शिक्षण व्यवसाय में एक ओर कार्य के घंटे कम होते हैं, दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के अवकाश प्राप्त हो जाते हैं, जिसके कारण भी महिलाएं अधिक से अधिक इस व्यवसाय में प्रवेश करना चाह रही हैं, जिससे परिवार को अधिक से अधिक समय दिया जा सके। बाकी जो संस्थाएं होती है उसमें 8 से 10 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, परंतु शिक्षण संस्था एक ऐसा संस्था है जिसमें 5 से 6 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, और इसमें सरकारी छुट्टियां बहुत अधिक मिलती है, जिसके वजह से भी महिलाएं जो है शिक्षण व्यवसाय में आने के लिए तत्पर रहती हैं। अगला देखते हैं पति के लिए सहायक के रूप में। कुछ महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने का एक कारण पति
को आर्थिक सहयोग प्रदान करना भी है। महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने से पति को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। मतलब ये है कि महिलाएं जब बाहर निकलती हैं तो वो भी कमाने लगती है। कमाने से क्या है, घर की जो आवश्यकताओं की कुछ छोटी मोटी जो आवश्यकताओं की चीज़ें होती है उसकी प्रतिपूर्ति जो है वो महिलाएं भी कर सकती है, और इस तरीके से वो अपने पति के लिए एक सहायक के रूप में भी कार्य करती है। इस वजह से भी वो महिलाएं जो है शिक्षण व्यवसाय में आने के लिए तत्पर रहती हैं। अब हम देखते हैं महिलाओं को शिक्षण व्यवसाय हेतु अधिक उपयुक्त होने के कारण। स्त्रियां दया, करुणा और प्रेम की प्रतिमूर्ति होती हैं, जिससे वे शिक्षण व्यवसाय हेतु अधिक उपयुक्त होते हैं। स्त्रियों में धैर्य का गुण होता है, जो शिक्षण हेतु आवश्यक है। स्त्रियां बच्चों की प्रकृति, मनोदशा और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन करना है यह भली प्रकार जानती हैं, जिससे वे शिक्षण व्यवसाय हेतु अधिक उपयुक्त होती हैं। समझाने की क्षमता स्त्रियों में अधिक होने के कारण उन्हें शिक्षण व्यवसाय हेतु अधिक उपयोगी समझा जाता है। बच्चे अध्यापिकाओं में अपनी माँ की झलक देखते हैं, जिसके कारण विद्यालय के प्रारंभिक दिन उनके लिए उतने कष्टप्रद नहीं होते हैं। स्त्रियां शिक्षण व्यवसाय के लिए इसलिए भी उपयोगी मानी जाती है क्योंकि इनमें प्रबंधन करने की अद्भुत क्षमता होती है। शिक्षण व्यवसाय हेतु स्त्रियां इसलिए भी उपयोगी होती है क्योंकि उनमें स्व अनुशासन की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। हमेशा से देखा गया है कि स्त्रियों को दया, करुणा और प्रेम की प्रतिमूर्ति माना गया है। धैर्य रहता है स्त्रियों में, जो रहता है महिलाओं में धैर्य का गुण रहता है कि वो किसी भी चीज़ को के लिए बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होती हैं, वो धैर्य रखती हैं। बच्चों की प्रकृति या उनकी मनोदशा को जो एक माँ है वो बहुत अच्छे प्रकार से समझ सकती है, क्योंकि वो एक माँ जो है एक महिला है और टीचर भी एक महिला है। तो वो जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो बच्चों की जो मानसिक जो स्थिति रहती है वो एक महिला टीचर ही बहुत अच्छे से समझ पाती है। किस समय किस बच्चों को किस तरीके से चुप कराना है, किस तरीके से उसको शिक्षा देना है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, ये जो चीज़ें एक माँ करती है अपने घर में, वही चीज़ जो है एक महिला शिक्षिका जो है स्कूल में भी करती है। समझाने की क्षमता जो रहती है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में बहुत अधिक रहती है, और बच्चे जो है अपने पापा की अपेक्षा अपनी मम्मी से वो जल्दी मान जाते हैं। उसी प्रकार से एक पुरुष शिक्षक की अपेक्षा एक स्त्री शिक्षक से जो बच्चे जो हैं बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं। बच्चे जो है हर मतलब जो महिला टीचर रहती है उसमें अपनी माँ की झलक देखते हैं, तो वो जो है उस वातावरण में, स्कूली वातावरण में अपने आप को समन्वय करने में ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं और बहुत जल्दी वो घुल मिल जाते हैं वहाँ पे। शिक्षण और जो स्त्रियाँ जो रहती है वो घर के कामों में इतना अच्छा अपना प्रबंधन रखती है, सवेरे से उठे रहती है तब से लेकर के वो रात तक के अपना मैनेजमेंट इतना अच्छा रखती है कि वो सब कार्य को टाइम टू टाइम करती है और घर को भी व्यवस्थित रख पाती है, क्योंकि उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। और वो स्वयं अनुशासित रहती है कि सवेरे इस समय मुझे ये कार्य करना है, इस समय मुझे इस तरीके से रहना है, इस समय मुझे अपने इस कार्य को प्राथमिकता देना है। इस तरीके से वो स्वयं को अनुशासित भी रखती है। और ये जो स्वानुशासन की जो प्रवृत्ति रहती है उसका जो है, जब वो शिक्षण व्यवसाय में आती है तो ये प्रवृत्ति उसकी इस व्यवसाय में भी दिखाई देता है, इस क्षेत्र में भी दिखाई देता है। वो खुद तो स्वानुशासित रहती है, साथ ही साथ छात्रों को भी स्वानुशासित रहने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए महिलाओं का जो है, महिलाओं को शिक्षण व्यवसाय हेतु अधिक उपयुक्त माना गया है। अगला देखते हैं महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने से लाभ। महिलाओं के आने के कारण भी देख लिए, आने से क्या मतलब लाभ होगा, महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने से क्या लाभ हुए हैं हमको या क्या लाभ हो रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला हम देखते हैं शिक्षण व्यवसाय के नारीकरण से छात्राओं में आत्मविश्वास की भावना का विकास हो रहा है। शिक्षण व्यवसाय के नारीकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। शिक्षण व्यवसाय के नारीकरण से महिलाएं सामाजिक कुरीति से डट कर मुकाबला करने में सक्षम हो रही हैं। शिक्षण व्यवसाय के नारीकरण से पुरुषों की प्रधानता का भ्रम टूट रहा है। शिक्षण व्यवसाय के नारीकरण से बालिका शिक्षा में तीव्रता आई है। शिक्षण व्यवसाय के नारीकरण द्वारा सहशिक्षा की प्रवृत्ति को बल मिल रहा है। शिक्षण व्यवसाय के नारीकरण से स्त्रियों के प्रति जो लोगों में हीन भावना थी उसमें कमी आती जा रही है। शिक्षण व्यवसाय के नारीकरण से स्त्रियों को अपने कौशल, ज्ञान और प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
अब हम ये देखते हैं कि महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में जब वो आई हैं तो उनसे क्या क्या लाभ हुए हैं। पहले जैसे छात्राओं में आत्मविश्वास की कमी थी, वो स्कूल आने से घबराती थी, वो उनके में ये रहता था कि लड़कों में लड़के ज़्यादा मेहनती हैं, हिम्मती हैं, हम वो कार्य नहीं कर सकते जो कि लड़के करते हैं। लेकिन जैसे जैसे शिक्षण व्यवसाय में का नारीकरण होता गया है, छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है कि जब एक महिला जो है टीचर के रूप में हमें पढ़ा सकती है तो हम एक छात्रा के रूप में क्यों नहीं स्कूल जा सकते। दूसरा है, महिलाएं जो हैं आत्मनिर्भर बन रही हैं, इस व्यवसाय में आ रही हैं। तो महिलाएं जो हैं पहले आर्थिक रूप से दूसरे पे निर्भर रहती थी, तो वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। अब उसके बाद में सामाजिक कुरीतियाँ जिसको महिलाएं ज़बरदस्ती ढोते आ रही थी, तो जब वो शिक्षित होती हैं तो उनको ये पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो सामाजिक कुरीति का भी डटकर मुकाबला खुद तो करती है, साथ में दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करती है। पुरुषों की जो प्रधानता घर में थी कि बिना पुरुष के नारी एक कदम नहीं चल सकती है, या पुरुष ही आर्थिक रूप से सक्षम है इसलिए स्त्रियों के ऊपर में दबावपूर्ण तरीके से अपने कार्य को करवा सकता है, ये जो भ्रम था वो भी टूटता जा रहा है। बालिका शिक्षा में पहले जो माता पिता थे वो क्या करते थे, बालिकाओं को स्कूल भेजने से घबराते थे क्योंकि पुरुष शिक्षक रहते थे। अब महिला शिक्षक होने से जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बालिकाओं को पढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी तीव्रता दिखा रहे हैं। उसके बाद ये सह शिक्षा की प्रवृत्ति को पहले गलत समझा जाता था कि लड़के और लड़कियां एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमारी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। इस तरीके की जो प्रवृत्ति थी उस प्रवृत्तियों में भी अब क्या हुआ है, कमी आती जा रही है, क्योंकि वहाँ एक महिला शिक्षक के रूप में, संरक्षक के रूप में वो वहाँ पे रहती है। यहाँ तक कि जो महिलाओं के प्रति जो हीन भावना था कि निम्न स्तर की होती हैं, ये सिर्फ घर की चार दीवारी पे ही कार्य करने के लायक है, ये जो भावनाएं थी स्त्रियों के प्रति, उस भावनाओं में भी अब कमी आती जा रही है। और जो नारियाँ, जो महिलाएं जो थी वो कितनी भी योग्य होने के बावजूद अपनी योग्यता को वो चार दीवारी के अंदर ख़त्म कर रही थी। शिक्षण के क्षेत्र में आने से इस टाइप की जो महिलाएं हैं, जो योग्य हैं, जो हर प्रकार की जो महिलाएं हैं, हर किसी में कुछ ना कुछ गुण होता है, तो स्त्रियों में भी बहुत सारे गुण होते हैं। तो शिक्षण व्यवसाय में आने से जो महिलाएं हैं उनको अपना कौशल, ज्ञान और प्रतिभा को भी बाहर निकालने का बहुत ही ज़्यादा अवसर प्राप्त हो रहा है। और इन महिलाओं को देख के, इन महिला शिक्षकों को देख के, शिक्षिकाओं को देख के जो छात्राएं जो होती हैं और जो घर परिवार के जो बड़े माता पिता होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि जब महिलाएं इतना अच्छा आगे बढ़ सकती तो हम भी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर क्यों ना आगे बढ़ाएं। इस तरीके से महिलाओं के शिक्षण व्यवसाय में आने से हमको बहुत सारे लाभ दिखाई दे रहे हैं, घर में, परिवार में और समाज में, जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहे हैं। अब हम देखते हैं शिक्षण व्यवसाय में स्त्रियों को प्रोत्साहित करने हेतु सुझाव। स्त्रियां तो इस क्षेत्र में आ रही हैं, पर उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुम आत्मनिर्भर बनो, आगे बढ़ो। इसके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम मतलब किए जाते हैं और कुछ सुझाव हैं जो कि शिक्षण व्यवसाय में स्त्रियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिनको समाज को, परिवार को अपनाना चाहिए। जिसमें सबसे पहले है, समाज को स्त्रियों के प्रति स्वस्थ और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ठीक से कर सके। मतलब समाज में जो स्त्रियों के प्रति जो एक नकारात्मक भाव था कि स्त्रियां अगर घर से बाहर जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा, फिर वो बढ़ चढ़ के घर में अपना प्रभाव जमाने के प्रयास करेगी, ये जो सोच है नकारात्मक सोच है, इसको हटा के एक सकारात्मक सोच लानी चाहिए कि स्त्रियां अगर घर से बाहर जाती है, आत्मनिर्भर होती है तो घर के लिए ही सहायक सिद्ध होंगी। लैंगिक भेदभाव में कमी होनी चाहिए, जिससे स्त्रियों के कार्यों को कम ना आंका जाए। तीसरा, वेतन तथा भत्ते इत्यादि आकर्षक बनाकर सुयोग्य स्त्रियों को इस व्यवसाय की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। मतलब जो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में जो एक भेदभाव रखा जाता था कि स्त्रियां जो है इस कार्य को नहीं कर सकती, पुरुष इस कार्य को कर सकते हैं, स्त्रियां इस कार्य के लायक नहीं है, स्त्रियों को हमेशा क्या आका जाता था, कम आका जाता था पुरुषों की अपेक्षा। वो चीज़ें कम होनी चाहिए, लैंगिक भेदभाव को कम किया जाना चाहिए। जो कार्य पुरुष कर सकते हैं वो कार्य महिला भी कर सकती है। वेतन और भत्ते जो है वो आकर्षक बनाना चाहिए ताकि स्त्रियां इस क्षेत्र में आने के लिए और अधिक प्रेरित हों। स्त्रियों को, चौथा देखते हैं, स्त्रियों को ग्रामीण तथा दूर दराज क्षेत्रों में कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अगर शिक्षण व्यवसाय में स्त्रियां आई हैं और उनका जो ड्यूटी है वो दूर दराज क्षेत्रों में, बिहार क्षेत्रों में अगर लगा है तो उनको उस क्षेत्र में जाने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे अपनी सेवा को बहुत अच्छे से प्रदान कर सकें। स्त्रियों में आत्मसम्मान व आत्मविश्वास की भावना जागृत करनी चाहिए, जिससे वे पूर्ण मनोयोग तथा निष्ठा के साथ कार्य कर सकें।
छठवां देखते हैं, शिक्षण व्यवसाय में स्त्रियों की प्रभावी भूमिका के लिए घर तथा बाहर उनको सहयोग और सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब घर से ही उसको अच्छे से सकारात्मक अगर सहयोग प्राप्त होगा, सुरक्षा प्राप्त होगी, तो वो खुद उसके में आत्मसम्मान की भावना बलवित होगी और आत्मविश्वास की भावना क्या होगी, जागृत होगी, और पूर्ण मनोयोग से जिस कार्य में वो लगी उस कार्य को वो बहुत अच्छे से करेगी। इस तरीके से स्त्रियों के लिए हमको सकारात्मक भाव रखेंगे, तभी ये बहुत आज जितनी स्त्रियां जो है इस क्षेत्र में, उससे कई गुना अधिक स्त्रियां जो है इस क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित होंगी। अगला देखते हैं, सातवां, शिक्षण व्यवसाय में स्त्रियों की प्रभावी भूमिका के लिए उनके साथ दुर्व्यवहार तथा अभद्रता की घटनाओं में रोकथाम की जानी चाहिए। अगला है, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की प्रभावी भूमिका के लिए उनको मूल सुविधाएं विद्यालय में अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। महिलाओं के साथ में जो दुर्व्यवहार होता है, अभद्रता होती है, आते जाते कई दुर्घटनाएं होती है, उसमें जो है रोकथाम होनी चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में आने से कोई भी महिला न डरे। दूर क्षेत्र में अगर किसी क्षेत्र में अगर उनका ड्यूटी लगा है या उनकी पोस्टिंग हो रही है, तो उस क्षेत्र में जाने से वो न घबराएं और वो बहुत ही अच्छे से अपने कार्य को करने के लिए आगे बढ़ें। महिलाओं की जो भूमिका मतलब को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्कूलों में ही उनकी कुछ मूलभूत सुविधाएं, ज़रूरती आवश्यकताएं होती है, तो स्कूल में ही उस चीज़ों को पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे स्त्रियां जो है प्रोत्साहित हों कि अगर मुझे ये चीज़ यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रहा तो स्कूलों में चलो ये चीज़ प्राप्त हो जा रहा है, तो मैं इस क्षेत्र में जो है मैं आगे बढ़ूँ और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाऊँ। इस तरीके से शिक्षण व्यवसाय में स्त्रियों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। लास्ट हम देखते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष। शिक्षाविदों तथा मनोवैज्ञानिकों ने पुरुष अध्यापकों की अपेक्षा शिक्षण व्यवसाय में महिला अध्यापकों का एक मत से समर्थन किया है, परंतु आज भी अवरोध के रूप में खोखली मान्यताएं और अंधविश्वास है, जबकि यह विषय केवल पैसे कमाने से जुड़ा न होकर स्त्रियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से जुड़ा है, और स्त्रियां तमाम बाधाओं को पार करके आदर्श शिक्षिका के उत्तरदायित्वों को निभाकर नवीन समाज और सभ्य राष्ट्र के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। जितने भी शिक्षाविद है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने ये मान लिया है कि पुरुष अध्यापकों की अपेक्षा जो है महिला अध्यापक इस क्षेत्र के लिए ज़्यादा काबिल हैं। फिर भी आज के समाज में कुछ खोखली मान्यताएं हैं, कुछ पुरानी परंपराएं हैं और अंधविश्वास है, जिसकी वजह से आज भी समाज इस चीज़ को पूरी तरीके से मानने के लिए क्या है, अपने आप को वो नहीं कर पा रहा है, सामने नहीं ला पा रहा है। जबकि यहाँ पे सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है कि स्त्रियाँ सिर्फ पैसे कमाने के लिए बाहर जा रही, इससे स्त्रियों के व्यक्तित्व का भी विकास हो रहा है, उनमें आत्मसम्मान की भावना आ रही है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है उनका। इन बहुत सारी मान्यताएं और अंधविश्वास को झेलते हुए भी आज स्त्रियां जो है शिक्षण व्यवसाय क्षेत्र में आगे आ रही हैं। बहुत सारी बाधाएं आती हैं उनके सामने में, उसके बावजूद जो है वो इन बाधाओं को दूर करते हुए अपने दायित्वों को पूरी तरीके से निभाती हैं और हमारे समाज को और राष्ट्र के निर्माण में वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आपको मेरा ये जो टॉपिक था शिक्षण व्यवसाय का नारीकरण समझ आ गया होगा। थैंक यू।